हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं वो है 8th क्लास का सेल बायोलॉजी। ध्यान से सुनना बेटा, जो आज का जो चैप्टर है वो 9th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा और 8th क्लास में भी देखने को मिलेगा, लेकिन 9th क्लास में जो चीज है वो आपको ओनली शॉर्ट में बताई जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा, इसलिए आज का जो चैप्टर है 9th क्लास के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इफ यू नीड एनी डीपीपी वर्कशीट या स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन अस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और हमें वहां पे जाकर के भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो क्या है, हमारा सेल। और ध्यान से सुनना बेटा, सेल जो चैप्टर है इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा, क्योंकि जो हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपको लेकर के आए हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में बच्चों को सेल के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं, क्रैश कोर्स पे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा तो आइडिया आपको रखना पड़ेगा ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो, ठीक है ना। और आज जो हम लेकर के आए हैं वो क्या है, वो है हमारा सेल वाला चैप्टर। सेल की हिस्ट्री के बारे में, सेल किस तरीके से डिस्कवर हुई है, सेल कितने कितने टाइप की होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन लेना। आपको अपने नोट्स जो हैं बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाओगे तभी काम चलेगा बेटा, विदाउट नोट ऐसा नहीं कि भी अब मैं बिना नोट्स के ही काम कर लूंगा, नहीं, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हम आज पढ़ाने वाले हैं वो है क्या, सेल। व्हाट इज सेल? सेल है क्या, सेल की फंक्शनिंग क्या है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, क्यों सेल को हमने बेसिक यूनिट कहा है, आज पूरी की पूरी जानकारी हमें यहां पे देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सेशन है हमारा, सेल का इंट्रोडक्शन है। क्या है बेटा, सेल का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में जो सबसे पहले बात आएगी वो है क्या, या आपके दिमाग में जो बात आएगी वो है क्या, सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सबसे पहले तो ये चीज बता दीजिए, व्हाट इज सेल बताइए। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज सेल, फटाफट बताइए व्हाट इज सेल। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, सेल जो है एक लैटिन वर्ड है सेला। कौन सा वर्ड है? एक सेला वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है। कौन सा? एक लैटिन वर्ड है सेला जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। और वहीं से ही या सेला वर्ड से ही वर्ड आया है हमारे पास में क्या, सेल। कौन सा वर्ड आया बेटा? सेल आया है, ठीक है। और अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा व्हाट इज सेल, तो पता है बच्चे क्या कहेगा, एक ही बात, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। या फिर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बच्चा ज्यादा एडवांस होगा तो क्या कहेगा, सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी सही है, हमने ये भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर सेल वर्ड के अराइज की मैं बात करता हूं कि सेल वर्ड को लिया कहां से गया है, तो वो एक लैटिन वर्ड है सेला, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। अब एक बार बताइए, आपने अपने आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा ना। अब एक बार बताओ, आपने जब देखा वो छोटी छोटी ब्रिक्स को उठाता है, उठा करके इमारत तैयार कर देता है, और वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जो छोटी छोटी सेल्स होती है ना, वो छोटी छोटी सेल्स बनकर के फॉर्म होकर के क्या बनाती हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो मैं क्या कह सकता हूं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्कुल कह सकता हूं ना। अब एक बार बताओ, सेल की जो स्टडी है, किसकी, सेल की जो स्टडी है, इसे क्या कहा जाएगा, सेल की स्टडी को क्या कहा जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या होगा। सेल स्टडी इज नॉन एज साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या सेल्यूलर बायोलॉजी। क्या कहा जाएगा, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएसओ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार यहां पे रिपीट कर रहा हूं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड
सेल बायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे ऑलरेडी स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में बात आती है वो क्या है कि सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई होगी भाई, एक बार बताओ मुझे आप। सेल माना हमने कि सेल जो है लैटिन वर्ड है, बेसिक यूनिट है, लेकिन इसको लाया कौन? तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। इस कहानी का वास्तविक जीवन के साथ में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पहले ही बता देता हूं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे सामने क्या हुआ, मैं था मतलब मेरे सामने रॉबर्ट हुक रहा करते थे। रॉबर्ट हुक जो थे, एक दिन रात के टाइम पे मैंने देखा उनके घर से मुझे बहुत जोरों से आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा कुछ चीजें काटी जा रही हैं या कट रहे हैं या आवाज क्यों आ रही है। मैं रॉबर्ट हुक सर के घर पे गया, मैंने पूछा सर आपके घर से आवाज क्यों आ रही है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक डेड सेल है। डेड सेल से मतलब उनके पास एक लकड़ी का गुट्टा था, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा था, अ पीस ऑफ वुड। उन्होंने वो क्या लिया, उसको लेकर के उसको काटना शुरू करा, थिन करते गए करते गए करते गए, और थिन करने के बाद में मैंने बोला आप इसको थिन क्यों कर रहे हो? कि मुझे देखना है कि किससे बनेगी। मैं थोड़ा सा अचरज में था, मैंने कहा यार साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट जो होते हैं वो अलग ही लेवल पे सोचते हैं। मैंने कहा सर आप अपना काम करिए, मैं घर पे जाता हूं, सो जाता हूं, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट जो थे वो रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया, एक थिन लेयर लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा किसको, उस कॉर्क सेल को, तो पता है कैसी नजर आई, इस टाइप से कुछ नजर आई उनको। इस टाइप से नजर आई, ध्यान से सुनिएगा। और इस वाली सेल को या इस वाले कंपार्टमेंट को या इस वाले रूम को उन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया उन्होंने सेल। क्या नाम दिया? सेल। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही थी, लेकिन इसका नाम था न्यूक्लियस। इसका नाम था न्यूक्लियस। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो नामकरण संस्कार करा था वो भी इन्हीं के नाम पे था, रॉबर्ट के नाम पे था। कोई बता सकता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्हीं के नाम पे था इसका नाम भी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जिसने की थी उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। अब एक बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस में एन आ रहा है, ठीक है, और ब्राउन में भी एन आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1665 ईस्वी में कर दी थी। अब इसके अलावा जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये कैसी सेल थी? ये थी हमारी डेड सेल। कैसी सेल थी? ये डेड सेल थी। कैसी सेल थी बेटा? एक डेड सेल के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और एक इनकी बुक आई थी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लिख दिए थे। क्या करा था इन्होंने? सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लिख डाले। लेकिन अब एक बार बताओ, सेल आ गई, सेल की हिस्ट्री भी आ गई, लेकिन अब हम जो बात करना चाहते हैं वो है हमारी सेल थ्योरी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल थ्योरी की। तो एक बार बताओ मैं आपको, रॉबर्ट हुक जो थे वो थोड़े सज्जन आदमी थे, सीधे आदमी थे, बहुत सज्जन थे, बहुत ही ज्यादा सज्जन व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन उनसे थोड़े से चालाक अगर मैं कहूं तो दो साइंटिस्ट थे, बहुत ज्यादा चालाक। एक थे हमारे एमजे स्लाइडेन और दूसरे थे हमारे टी स्वान। दोनों के दोनों जर्मनी से बिलोंग करते थे और बहुत ज्यादा चालाक थे बेटा। अब एक बार बताऊं मैं आपको, एक तो थे बॉटेनिस्ट, दूसरे थे जूलॉजिस्ट। इनको बोटेनी का बहुत अच्छा ज्ञान था, प्रकांड पंडित जिसे कहा जाता है वो थे, और ये जूलॉजिस्ट में सबसे प्रकांड पंडित हुआ करते थे। तो इन्होंने दोनों के दोनों मिले, दोनों के जर्मनी के तो थे ही सही, मिल गए होंगे कहीं ना कहीं। अब इन दोनों के मिलने के बाद में इन्होंने क्या कहा कि यार रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर दी है, लेकिन कुछ सेल थ्योरी वगैरह कुछ नहीं दिए, तो अपन दोनों मिलते हैं और सेल थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, इन दोनों का नाम परचम, इन दोनों के नाम का जो परचम था वो लहराने लगा। हर जगह एक ही नाम, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, हर जगह एक ही नाम था, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। क्यों था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1839 के अंदर। और इन्होंने क्या बताया? पता है क्या बताया? इन्होंने बताया कि अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जानते थे हम भाई? इन्होंने किया क्या?
जब मैं भी जानता हूं, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ नया तो नहीं बताया ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चालाक थे। सही बात है। अब उसके बाद में इन्होंने एक नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, सेल आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। भाई एक बात बताओ, जब मेरी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट ही सेल है तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तो प्रेजेंट होगा ही, सही ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चालाक थे। और उस जमाने के अंदर ये भाई साहब पूछो मत, गजब की ट्रेंडिंग में हुआ करते थे। लेकिन एक बार बताऊं, कोई ना कोई होता है जो पीछे से टांग खींचने का काम करता है, करेगा ही सही। अब इन दोनों को क्या भ्रम था कि जो सेल है ना वो न्यूक्लियस से ही आई है। सेल जो है वो किससे आई है, न्यूक्लियस से आई है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन है। क्या है बेटा, सेल का ब्रेन है। एक बार बताओ, क्या ब्रेन किसी बॉडी से अलग हो सकता है क्या, नहीं ना। लेकिन इनको भ्रम था, लेकिन कुछ टाइम के लिए इनकी बातें मान ली गई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। लेकिन कोई ना कोई साइंटिस्ट ऐसा होता है जिसके दिमाग में चलता रहता है कि सेल अराइज कहां से हुई, सेल कहां से आई। ढूंढा, हर जगह ढूंढा, देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया, मार्केट के अंदर एक नाम आया, पता है कौन सा भाई, दोनों के दोनों ट्रेंडिंग में चल रहे थे, कौन, स्लाइडेन एंड स्वान। लेकिन एक मार्केट में नाम आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। क्या कहा इन्होंने, एक नारा दे दिया, पता है कौन सा, एक नारा दिया, उसका नाम था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये उनसे ज्यादा चालाक थे भाई। इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बारे में स्टडी करी कि भाई इन्होंने रॉबर्ट हुक के बारे में बताया, रॉबर्ट हुक के बारे में देखा, उसके बाद में इन्होंने सेल थ्योरी दे दी। लेकिन ये उनसे भी ज्यादा चालाक, इन्होंने क्या करा, मार्केट में आकर के सिर्फ एक नारा दे दिया, पता है कौन सा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मार्केट में भाई साहब इनका नाम रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। अब रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग क्या है। सिर्फ एक बात बताई थी कि जो आपकी सेल है ना, वो पता है कहां से अराइज हो रही है, वो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हो रही है। और कुछ नहीं, छा गए मार्केट के अंदर का क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल आई कहां से है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है बेटा आपको हमेशा लर्न करना है, क्या, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, बहुत अच्छा नारा है, ध्यान से सुनना। किससे रिलेशन है इसका रिलेशन है हमारे रुडोल्फ विर्चो के साथ में। नेक्स्ट मैं जो बात करना चाहता हूं वो है हमारी सेल थ्योरी। अभी तक सेल थ्योरी की बात थी, रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा नारा दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब जैसे ही इन्होंने नारा दिया, जो सेल थ्योरी थी वो किसमें चेंज हो गई, मॉडर्न सेल थ्योरी में। किसमें चेंज हो गई, मॉडर्न सेल थ्योरी में। और मॉडर्न सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं आपको भी पता है, देखिए वो है सबसे पहले नंबर का, ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, वो सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो ज्यादा सेल हो। और सेल जो है वो कहां से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल ही है। और जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सेल पार्टिसिपेट कर रहा है। और हमारी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उसमें भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी सेल ही पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हो गया। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। टी स्वान और एमजे स्लाइडेन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। रुडोल्फ विर्चो के बारे में जो नारा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वो भी देख चुके हैं। लेकिन मार्केट के अंदर एक नए साइंटिस्ट और आ गए, उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवनहुक। क्या था बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवनहुक। क्या था, एंटोन वॉन ल्यूवनहुक। और एंटोन वॉन ल्यूवनहुक ने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी, लिविंग सेल की। ध्यान से सुनना, इन्होंने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो थी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ब्लड सेल। एक बार क्या हुआ, ये पॉन्ड में नहा रहे थे, मतलब नहाते वक्त। अब वहां से थोड़ा पानी क्या करा, इन्होंने घर पे लेकर के आ गए। और घर पे लेकर के आकर के जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको क्या हुआ, वहां पे एक छोटे छोटे सेल्स वहां पे दिखी। और वो केस में क्या थी, हलचल देखने को मिली। और इनका नाम मार्केट के अंदर आ गया कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवनहुक ने। और इनका शॉर्ट में जो नाम आता है AV ल्यूवनहुक भी आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एंटोन वॉन ल्यूवनहुक ने तो क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। अब आपको एक बात बताऊं, जो जमाने में
माइक्रोस्कोप चला करते थे ना, वो इतने ज्यादा मैग्नीफाइंग नहीं हुआ करते थे, लेकिन यहां पे आपको कुछ माइक्रोस्कोप देखने को मिल रहे होंगे। वो ये तो है माइक्रोस्कोप किसका, रॉबर्ट हुक वाला, ठीक है, और ये है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने बहुत सारे लेंसेज वगैरह लगा करके उसको, उसकी मैग्नीफाइंग जो वेराइटी थी या उसकी बात करते हैं अपन, तो उसको बढ़ा दिया था, ठीक है। और इसके आधार पर ही उन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। यहां पे आपको कुछ एक्सरसाइज और एनएसओ में आए हुए क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे बेटा। फटाफट से ये एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, फटाफट करके बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेल डिस्कवर्ड बाय, पता चल रहा होगा, सेल डिस्कवर्ड बाय कौन है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट विट्चो है, या ऑल ऑफ दीज है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फटाफट फटाफट बताओ फटाफट। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने, पता है ना, उनके सामने मैं रहा करता था। हमारी कहानी के अकॉर्डिंग मैं क्या कह रहा हूं, वास्तविक जीवन के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, फटाफट बताओ। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, उलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या साइटोलॉजी, फटाफट से बताओ, ध्यान से सुनना। हिस्टोलॉजी जो होता है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यू की, किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की। उलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एग की। और साइटोलॉजी के अंदर सेल की। और ऑर्निथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बेटा बर्ड्स की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। हमने फर्स्ट नंबर पे बताई थी आपको, फर्स्ट नंबर पे, कि स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज सेल्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। मैंने ये भी कहा था कि एनएसओ के आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोग्राफिया, नाम सुना है क्या, एक ऑब्जर्वेशन थी किसकी, रॉबर्ट हुक की। और उस रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, अपनी बुक में उस ऑब्जर्वेशन को लिखा था। लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशन थे वो किससे रिलेटेड थे, ये बताइए मुझे तो बस। सेल से, एनवायरमेंट से, पॉपुलेशन से, या नन ऑफ दीज, बताओ 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 फटाफट 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 बताओ भाई। ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक का संबंध किससे है, सेल से है, तो किससे रिलेटेड होगी, सेल से ही रिलेटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, टी स्वान वाज बिलोंग्स विद, टी स्वान बहुत इंपॉर्टेंट है। दो साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट हुक के बाद में, एक तो था हमारे एमजे स्लाइडन, दूसरे थे हमारे टी स्वान। फटाफट बताओ किससे रिलेशन है उनका, बॉटनी से, जूलॉजी से, इकोलॉजी से, ऑल ऑफ दिस। मैंने बताया भी था कि एक तो इसमें प्रकांड पंडित थे, दूसरे उसमें प्रकांड पंडित थे। तो जो टी स्वान थे वो किसमें प्रकांड पंडित थे, हमारे जूलॉजी के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा वो है हमारा व्हाट इज सेल। फटाफट यार इसका आंसर तो एक बार में आ जाएगा आपका, मैं जानता हूं। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्कुल। स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। स्मॉल रूम भी होता है। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो पहले का आंसर है हमारे पास में ए, दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी, तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, फोर्थ का हमारे पास में क्या है, बी, और लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में वो है हमारा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कब की थी, बताइए फटाफट से। 1665 में, 1668 में, 1568 में, या 1565 में, बताओ फटाफट से। वैसे तो आंसर मेरे मुंह से निकल गया फर्स्ट नाइन में ही, वो है हमारा 1665 में। ब्लू ग्रीन एल्गी आर, क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी। वैसे ये क्वेश्चन यहां पे गलती से आ गया है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, अपन इसको दोबारा ले लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन आते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, जो टर्म है सेल वो दी गई थी किसके द्वारा, बताओ फटाफट से। यहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल है। अरे यार भाई, रॉबर्ट हुक ने तो दी थी, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ? किस तरीके से सेल फॉर्म होकर के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू फॉर्म होकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन फॉर्म होकर के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम से किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, हम जानते हैं। ये सारी की सारी कंसिस्ट होकर के क्या बनाएंगी? टिश्यू। और टिश्यू क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन को ही करेंगे, ठीक है ना। और ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, किडनी वगैरह है, ये हमारे क्या है? ऑर्गन है। और ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है ना, इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम के ही पार्ट हैं। और ये सारे के सारे जिसके अंदर मिलते हैं उसे क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ वन सेल और मेनी ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया ना बेटा? सारी की सारी सेल्स कंसिस्ट होकर के क्या बनाएंगी? टिश्यू। टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रोकैरियोटिक? आराम से, बहुत आराम से बता सकते हो। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है और यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यह जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक का सीधा सा मीनिंग होता है प्रो। प्रो का मतलब बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जहां पे भी आपको कैरियन वर्ड मिल जाए ना, वहां पे समझ लेना कि न्यूक्लियस की ही बात हो रही है। ध्यान से सुनना, जहां पे कैरियन वर्ड मिल जाए वहां पे आपको क्या समझना है? कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। और प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब पहले, पहले का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर कैसा न्यूक्लियस होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। जब डेवलप्ड ही नहीं होगा तो कैसी सेल होगी? वेल डिफाइंड सेल नहीं होगी। और यूकैरियोटिक जो होते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर भी आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे अंदर क्या है? एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी के लिए रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। इसके अलावा डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वो हमारी बॉडी का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं सब किसमें आएंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक में आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक में हमने बैक्टीरिया लिया है और यूकैरियोटिक में जितने भी एनिमल है, प्लांट्स है, फंजाई है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यूक्लियस कैसा होता है इनके अंदर, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो कैसा होगा? प्रिमिटिव होगा। कैसा होगा? प्रिमिटिव होगा। और प्रिमिटिव का मीनिंग क्या हो गया? वेल डिफाइंड नहीं, जो डिफाइंड ना हो, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करता हूं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, खुद का डीएनए होगा, सही बात है। और यूकैरियोटिक जो होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। देखिए ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम बने हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये कैसी स्ट्रक्चर है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है और कंप्लीट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और अगर प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है और एक स्मॉल सेल होती है, ठीक है ना। इजीली डिफाइन कर सकते हो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, आगे चलें, पक्का। देखिए, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप यहां पे आसानी से आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक? देखिए, these include the most primitive organs such as bacteria, blue-green algae. Blue-green algae is also known as cyanobacteria, ठीक है। और blue-green algae को और क्या कहा जाता है? BGA। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार हम BGA भी बोल देते हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाता। BGA का मतलब, BGA का मतलब हो गया हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अंदर कैसा होगा? बिफोर, कहने का मतलब प्रो। और कैरियन, न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? वेल डिफाइंड नहीं होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक के बाद में यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक के बाद में यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होते हैं इनके पास में कैसा सेल होगा बेटा? एडवांस होगा, वेल डेवलप्ड होगा, कंप्लीट सेल होती है इनकी, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल एलेबरेट होगी, इनसे एलेबरेट होगा। कहने का मतलब बहुत अच्छा सिस्टम होगा। ध्यान सुनिएगा,
बहुत अच्छा सिस्टम जो होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर मेरी बात करें, आपकी बात करें, हम क्या है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये जो ऑर्गेनिज्म अगर यूकेरियोटिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको जो सेल देखने को मिल रही होगी ये हमारी क्या है, ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप, बिल्कुल सारी की सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनली हैं, सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक की तो एक सेल है और एक फ्लैजिला है जो मूवमेंट के लिए काम आती है, मूवमेंट में काम आएगी। ठीक है बेटा, धीरे धीरे अपन इस चीज में आगे बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी पूरी की पूरी, मैं आपको समझाऊंगा पक्का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो हम न्यूक्लियर बॉडी की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा इसके अंदर, भाई एक बार बताओ। पहली बात तो यह है कि या तो होगा ही नहीं, और होगा तो डिफाइंड नहीं किया जा सकता, वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें तो पक्की बात है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होगा बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और इसके अलावा जो सेल में न्यूक्लियर की बाहर की जो बाउंड्री है वो भी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, भाई न्यूक्लियस को जो कंट्रोल करेगा वो भी तो प्रेजेंट होगा ना, और मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, यही डिफरेंस आपको 9th क्लास में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी क्लास वगैरह में अगर हम बात करें क्लास वाइज, तो क्लास में भी आपको पूछा जाता होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। आप आसानी से यहां से अपने आंसर्स बता सकते हैं। माइटोसिस की अगर हम बात करें, ये क्या है, सेल डिवीजन वाला पार्ट है। क्या है बेटा, सेल डिवीजन वाला पार्ट है। सेल डिवीजन में नो माइटोसिस, और इसमें माइटोसिस तो प्रेजेंट होगा क्योंकि हमारे अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, डीएनए की अगर मैं बात करूं सिंगल क्लोज लूप होगा। ठीक है, और इनके अंदर क्या होगा, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई जो मेम्ब्रेन होती है वही रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, अभी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस है तो पावर मिलेगी। ठीक है, और वो पावर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक अपैरेटस इंटरनल मेम्ब्रेन में, और यहां पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट याद करो, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है। ठीक है, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होते हैं ये इसमें एब्सेंट होगी और इसमें प्रेजेंट होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स के टाइप, इसमें 70s टाइप के राइबोसोम्स होंगे और इसमें 80s टाइप के राइबोसोम होंगे। सर ये 70s क्या है, 80s क्या है, टेंशन ना लो, ये सेल ऑर्गेनली का पार्ट है। अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे कि 70s का मीनिंग क्या है और 80s का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपका होमवर्क। क्या है, ये होमवर्क आपको करना है, 70s वाला है, सेल के बारे में है, इसके अलावा बेसिक यूनिट वगैरह है, सेल किसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, हेंस है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, ये थोड़ा सा नया मैं मान सकता हूं, लेकिन आगे कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या होंगे। इकोलाई, नाम सुना होगा आपने, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इकोलाई। ठीक है, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारे घर के आसपास काई वगैरह होती है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। नेक्स्ट है हमारे पास में जो सबसे पहले आया था, आर्किया बैक्टीरिया। ये सभी एग्जांपल है किसके बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं वो है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दो भागों के अंदर डिवाइड किया है, फर्स्ट है हमारा यूनिसेल्युलर और सेकंड है हमारा मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर की अगर मैं बात करता हूं ना, यूनिसेल्युलर, ध्यान से सुनना, यूनि का मतलब हो गया वन और सेल्युलर का मतलब वही हमारी सेल। ठीक है, सिर्फ एक सेल रेस्पॉन्सिबल होती है वाइटल एक्टिविटीज के लिए। अब वो वाइटल एक्टिविटीज में क्या आ गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उस एक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम हैं, हमारी बात करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, पर्टिकुलर एक एक सिस्टम होगा, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबका अलग अलग फंक्शन है,
सबकी अलग अलग फंक्शनिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेल साइज। ध्यान से सुनिए, सेल साइज जो होती है वो अलग अलग होती है। स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन है, प्लांट में कौन सी है, एक बार फटाफट से देखिए। एलओ क्या है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे उनका नाम था लुईस पाश्चर। क्या था बेटा, लुईस पाश्चर। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कब, 1843 के अंदर। कब की थी, 1843 के अंदर लुईस पाश्चर ने पीपीएलओ की डिस्कवरी की थी। इट इज अ टाइप ऑफ निमोनिया। पीपीएलओ है क्या, पीपीएलओ एक टाइप है किसका, निमोनिया का। किसका टाइप है बेटा, निमोनिया का ही टाइप है, ठीक है। और ये निमोनिया जिसकी वजह से होता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। कैसा है बेटा, पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा जो होता है ये कहां पे होगा, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे सरवाइव करता है, या ऑक्सीजन लैक ऑफ O2, एंड इसमें और क्या होगा, सेल वॉल की भी कमी होती है। क्या होती है, सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, इंफेक्शन हो सकता है। और ये क्या करेगा, निमोनिया तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की, वो है स्पर्म सेल। आप फटाफट फटाफट देखते चले जाइए। लार्जेस्ट एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। लार्जेस्ट प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो एक्टाबुलेरिया। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें तो वो है हमारी एग सेल। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं वो हमारी नर्व सेल, न्यूरॉन्स, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट प्लांट एनिमल सेल की अगर मैं बात करता हूं वो है हमारे हम फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइज के बाद में सेल शेप। देखिए सेल शेप की अगर मैं बात करता हूं, आप देखिएगा हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है वो कैसी है, फ्लैटेंड है, पूरी फैली हुई है ना, ठीक है। और इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें उसमें कैसी है, कॉलम की तरह है। भाई एक बात बताओ, जो कॉलमनर भी तो होगी ना हमारी बॉडी के अंदर, कॉलम के फॉर्म में तो ऊपर नीचे हो रहा होगा कुछ ना कुछ, कॉलमनर भी है, ठीक है। और हम जब कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो डिस्कोइडल फॉर्म में जाता है, तो डिस्कोइडल की फॉर्म में भी है। तो अलग अलग शेप की हमारे अंदर क्या है, सेल्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आती है वो है हमारे पास में फ्लैटेंड। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी स्किन, फ्लैट है पूरी की पूरी, ठीक है ना। कॉलमनर की अगर मैं बात करता हूं तो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें किसकी प्रेजेंट होगी बेटा, कॉलमनर होगी। डिस्कोइडल की बात करते हैं, डिस्क लाइक शेप, वो कैसी होगी, आरबीसी के अंदर होगी, स्पेरिकल होगी, स्पिंडल होगी, इलोंगेटेड होगी। जो सबसे लंबी है वो क्या है, हमारी नर्व सेल है, सीधी सी बात है। ब्रांच की अगर मैं बात करता हूं, पिगमेंट सेल्स ऑफ द स्किन, ठीक है। बीन शेप्ड की अगर अपन बात करते हैं, बीन शेप्ड कौन सी होगी, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, स्टोमेटा वगैरह जो है वो कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं न्यूरॉन्स, नर्व सेल की अगर अपन बात करते हैं, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इंपल्स जा रहे हैं उसमें सबसे अहम रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारी न्यूरॉन्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है नर्व सेल ऑल्सो नोन एज द न्यूरॉन्स आर द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद अदर सेल्स थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स या सिग्नल्स। न्यूरॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी के अंदर देखा होगा आपने, जो कभी भी हम लोग क्या है, जैसे गर्म चीज के ऊपर हाथ रखते हैं तो एकदम से हमारी बॉडी वहां से रिएक्शन करती है, वो किसकी वजह से, वो न्यूरॉन्स की वजह से। क्योंकि क्या है, वहां से सिग्नल गया है कि जल्दी से हाथ हटा लो, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। इसके बारे में भी हम देखेंगे बेटा। नेक्स्ट जो है वो हमारी एक्सरसाइज, जो स्कूल के हिसाब से पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, स्कूल के हिसाब से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इसके आंसर बताइए। मैं तो खैर बताऊंगा ही, लेकिन आप बताइए फटाफट इसका आंसर। फर्स्ट वाले का क्वेश्चन है, आर द सेल, सॉरी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आर द सेल इन एन एनिमल, सॉरी पता नहीं, आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रेट। भाई पूछ रहा है कि एलिफेंट के अंदर जो सेल्स होती है वो लार्ज होंगी और रेट के अंदर कम लार्ज होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में होंगी।
क्योंकि उसकी साइज के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है क्योंकि सेल की साइज तो सेम ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, व्हाई अ रेड ब्लड सेल डज नॉट रिप्रोड्यूस। सेल रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, जब ब्रेन ही नहीं है तो रिप्रोड्यूस कहां से करेगा, और रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, वो है व्हाई वी कांट सी अ न्यूरॉन फ्रॉम नेक्ड आईज इंस्पिट ऑफ बीइंग 1 मीटर इन साइज। क्योंकि बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, न्यूरॉन्स को हम हमारी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। क्यों, फटाफट। अरे भाई एक बार बताओ, जो न्यूरॉन्स की जो साइज होती है ना वो किस में होती है, माइक्रोन्स में होती है, और माइक्रोन्स की जो शेप होती है ना उसको हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है ना, इस वजह से हम न्यूरॉन्स को नहीं देख सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि मेरे आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा बेटा, उसको जरूर भरना है। थैंक यू।